हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह क्लास 12th के बायोलॉजी का क्लास चल रहा है। अध्याय नंबर है 6 और अध्याय का नाम है वंशागति का आणविक आधार। और फ्रेंड्स, मैं इस चैप्टर का कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन का वीडियो है उसे मैंने बना दिया है। साथ ही मैंने इस लेसन का क्वेश्चन आंसर का पार्ट 1 और ऑब्जेक्टिव सब कुछ बना दिया है। अगर आपने ये सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आपको यहाँ आई बटन पे उन सभी वीडियोज का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप इन वीडियोज को देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। आज हम लोग जानेंगे इसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, जो ये मैं प्रश्न 8 से आगे बताऊंगा, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में 7 नंबर क्वेश्चन तक बता दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, निम्न के बीच अंतर बताइए। यानी आपको ये 2-3 टॉपिक दिए हैं, इनके बीच अंतर बताना है। सबसे पहला क्या है, पुनरावृत्ति डीएनए एवं अनुषंगी डीएनए। इन आपको बताना है कि पुनरावृत्ति डीएनए क्या है और अनुषंगी डीएनए क्या है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं पुनरावृत्ति डीएनए। ठीक है, इसे हम रेपिटेटिव डीएनए भी कहते हैं। प्रोटीन को कोड न करने वाले डीएनए के ऐसे अनुक्रम जो डीएनए में बार बार दोहराए जाते हैं, जिनकी पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्त डीएनए कहलाते हैं। मतलब जो आपका डीएनए का अनुक्रम होता है उसमें ऐसा ऐसा अनुक्रम जो किसी प्रोटीन को कोड न करता हो और बार बार दोहराया जाता हो, उसे कहते हैं पुनरावृत्ति डीएनए। ठीक है, सैटेलाइट डीएनए पुनरावृत्ति डीएनए का ही एक प्रकार है। ठीक है, जो सैटेलाइट डीएनए आप कहते हैं वह क्या है, वह पुनरावृत्ति डीएनए का ही एक टाइप है। सैटेलाइट डीएनए का घनत्व डीएनए से सैटेलाइट डीएनए का घनत्व मुख्य डीएनए से अलग होता है तथा यह पुनरावृत्त क्रमों से बना होता है। यह हेट्रोक्रोमेटिन का प्रमुख भाग बनाता है। तो सैटेलाइट डीएनए का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, डीएनए से जो मेन डीएनए होता है ना, उससे अलग होता है सैटेलाइट डीएनए का घनत्व। ठीक है, और ये किससे बना होता है, पुनरावृत्त क्रमों से बना होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि यह हेट्रोक्रोमेटिन का प्रमुख भाग होता है। जबकि अब बात करते हैं हम लोग अनुषंगी डीएनए यानी सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, जीनोमिक डीएनए के समूह से पुनरावृत्त डीएनए को प्रवणता अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा पृथक करने पर जीनोमिक डीएनए के समूह में विभिन्न शिखर बनते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि क्या होता है, जो हमारा जीनोमिक डीएनए का समूह है उसमें से पुनरावृत्त डीएनए को प्रवणता अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा अलग करने पर जीनोमिक डीएनए समूह में विभिन्न शिखर बनते हैं। मतलब अलग अलग प्रकार के शिखर बनते हैं, उनमें से एक बड़ा शिखर तथा अनेक छोटे छोटे शिखर बनते हैं। इन छोटे छोटे शिखर को अनुषंगी डीएनए अर्थात सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। ये मानव जीनोम के अधिकांश भाग में पाए जाते हैं। कौन, अनुषंगी डीएनए मानव जीनोम के अधिकांश भाग में पाए जाते हैं। ये अनुक्रम उच्च श्रेणी की बहुरूपता को प्रदर्शित करते हैं। यह फिंगरप्रिंट का आधार है। और यही जो है अनुक्रम, ये क्या करते हैं, इनमें बहुत बहुरूपता है, उच्च लेवल का बहुरूपता दर्शाते हैं। यही कारण है कि फिंगर प्रिंटिंग के लिए इन्हीं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यही इसीलिए लिखा गया है कि यह फिंगर प्रिंटिंग का आधार है। दूसरा डिफरेंस हमें बताना है mRNA तथा tRNA में। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। mRNA का मतलब आपको पता है, मैसेंजर आरएनए या फिर संदेशवाहक आरएनए इसे हिंदी में हम कहेंगे। यह एक लंबा रेखीय अणु होता है, केंद्रक डीएनए के अनुलेखन से बनता है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण में एमिनो अम्ल के निश्चित क्रम को निर्धारित करने की सूचना mRNA में होती है। ठीक है, तो mRNA क्या होता है, इसका नाम ही है मैसेंजर आरएनए या फिर संदेशवाहक आरएनए। और यह कैसा होता है, यह होता है एक लंबा और रेखीय होता है। ठीक है, ये बनता कहाँ पे है, तो डीएनए से बनता है। ठीक है, और इसके पास सूचना होती है किस चीज की, इसके पास सूचना होती है एमिनो अम्ल को निश्चित क्रम में निर्धारित करने के। प्रत्येक प्रकार के प्रोटीन के लिए एक विशेष mRNA होता है। यानी आपके शरीर में जितने तरह का प्रोटीन बनता है ना, सबके लिए एक अलग एक विशेष mRNA होता है। यह कोशिका के कुल आरएनए का केवल 3 से 5% होता है। ठीक है, एक कोशिका में जितना आरएनए होता है उसका 3 to 5% क्या होता है, mRNA होता है। mRNA अणु अस्थायी व आकार में रैखिक होते हैं।
पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के बहुलीकरण के तुरंत बाद इनका विघटन हो जाता है। इसे त्रिकोडॉन कहते हैं। देखिए, एमआरएनए बनते रहते हैं और नष्ट होते रहते हैं। एमआरएनए कब नष्ट हो जाता है? जब यह अपना काम, इसका कंट्रोल कंप्लीट हो जाता है, तब क्या होता है? यह खत्म हो जाता है। अगला है ट्रांसफर आरएनए या फिर टीआरएनए, इसे ही कहते हैं हम लोग, या फिर स्थानांतरण आरएनए कहते हैं। यह भी केंद्रक डीएनए से बनता है। यह भी कहाँ बनता है? यह केंद्रक के डीएनए से बनता है। ये कोशिका द्रव्य में उपस्थित एमिनो अम्लों के अणुओं को राइबोसोम तक ले जाते हैं और राइबोसोम पर स्थित एमआरएनए पर यथास्थान जुड़कर एमिनो अम्ल अणुओं को पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला निर्धारित क्रम में फिट करते हैं। अब आपने अभी तक पढ़ा कि एमआरएनए क्या होता है। उसके पास सूचना होती है कि अमीनो अम्ल को किस क्रम में कहाँ पे रखना है, ठीक है। लेकिन अमीनो अम्ल को ले जाने का काम कौन करता है? अमीनो अम्ल को ले जाने का काम करता है टीआरएनए। यानी यह क्या करता है? यह अमीनो अम्ल को ढो करके ले जाता है और जो सूचना होती है एमआरएनए के पास, उस हिसाब से राइबोसोम के पास पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करता है। इस कार्य को पूर्ण करने के बाद टीआरएनए पुनः कोशिका द्रव्य में वापस आ जाता है और पुनः अपने कार्य को दोहराता है। 20 एमिनो अम्ल के लिए 20 प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, हमारे शरीर में एमिनो अम्ल भी 20 प्रकार के हैं और टीआरएनए भी 20 प्रकार के हैं। यानी प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए एक विशेष प्रकार का टीआरएनए होता है। कोशिका के कुल आरएनए का लगभग 15 से 18% टीआरएनए होता है। यह सबसे छोटा आरएनए है जो क्लोवर लीव के आकार का होता है। इस प्रकार एंटीकोडॉन पाया जाता है, ठीक है। इस पर क्या होता है? एंटीकोडॉन पाया जाता है। अब एंटीकोडॉन को आपको समझना है तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। इसका वीडियो मैंने बताया ही, आपको यहाँ आई बटन पे मिलेगा। तीसरा अंतर था टेम्पलेट रज्जु और कोटिंग रज्जु। यानी टेम्पलेट रज्जु और कोटिंग रज्जु में क्या अंतर है, चलिए जानते हैं। डीएनए द्विकुंडली रज्जु होता है। आपको तो पता है डीएनए होता है वो द्विकुंडली होता है, उसमें 2 स्ट्रैंड होता है। डीएनए के जिस रज्जु का ध्रुव 3' से 5' की ओर होता है, वह टेम्पलेट की तरह कार्य करता है, इसलिए इसे टेम्पलेट रज्जु कहते हैं। इससे बना आरएनए का पूरक होता है, ठीक है। जिस रज्जु का ध्रुव 5' से 3' की ओर होता है, वह अनुक्रम आरएनए जैसा होता है, केवल टी के जगह उसमें यू पाया जाता है। यानी टी के जगह, थाइमिन की जगह पे उसमें यूरेसिल पाया जाता है। अनुलेखन के समय स्थानांतरित हो जाता है। यह किसी के लिए भी कोडॉन का कार्य नहीं करता, इसे कूट लेखन रज्जु कहते हैं। अनुलेखन इकाई के सभी संदर्भ बिंदु जैसे प्रोमोटर, टर्मिनेटर इसी के आधार पर परिभाषित किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, स्थानांतरण के दौरान राइबोसोम की 2 मुख्य भूमिकाओं की सूची बनाइए। यानी आपको बताना है कि अनुलेखन के टाइम पे जो 2 मुख्य भूमिकाएं कौन कौन सी होती है। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं स्थानांतरण में राइबोसोम की क्या क्या भूमिका होती है। यानी रोल ऑफ राइबोसोम इन ट्रांसलेशन। पहला, राइबोसोम एमआरएनए को जोड़ने के लिए स्थान उपलब्ध कराता है। इसे कल्पित ए तथा पी स्थल अमीनो अम्ल को पास लाकर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाने में स्थान उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। तो एमआरएनए, राइबोसोम का क्या काम है कि एमआरएनए को जोड़ने के लिए स्थान उपलब्ध कराता है और यहीं पे एमिनो अम्ल को पास लाकर उसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाने दिया जाता है, यानी बनाने के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाता है। दूसरा है, राइबोसोम पॉलीपेप्टाइड बंध निर्माण हेतु राइबोजाइम के रूप में कार्य करता है, यानी एक तरह का एंजाइम के रूप में कार्य करता है। राइबोसोम का ही एक घटक आरआरएनए पेप्टिडिकल ट्रांसफरेज का कार्य करता है। जीवाणुओं में 30 SRRNA होता है। प्रश्न संख्या है 10, उस संवर्धन में जहां ई कोलाई वृद्धि कर रहा था, लैक्टोज डालने पर लैक ऑपेरॉन उत्प्रेरित हो गया, लेकिन लैक्टोज डालने के कुछ देर बाद लैक ऑपेरॉन बंद हो जाता है। इसकी व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो आपको बताना है कि जिस प्लेट में या जिस संवर्धन माध्यम में ई कोलाई बैक्टीरिया वृद्धि कर रहा था, वहां पे जब लैक्टोज डाला गया तो लैक ऑपेरॉन क्या हो गया? उत्प्रेरित हो गया। लेकिन कुछ समय बाद, जब कुछ समय बीत गया, तो लैक ऑपेरॉन पुनः बंद हो जाता है। इसे समझाना है क्या है, तो चलिए समझते हैं। ऑपेरॉन संकल्पना के अनुसार जीन की सक्रियता का नियमन अनुलेखन स्तर पर प्रेरण या दमन यानी इंडक्शन और रिप्रेशन द्वारा होता है। लैक्टोज का उपापचय वाले एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज परमिएज और थायोगैलेक्टोसाइडेज ट्रांस एसिटिलेज ये तीन एंजाइम करता है।
इससे इनके संरचनात्मक जीन को क्रमशः सिस्ट्रॉन जेड, सिस्ट्रॉन वाई और सिस्ट्रॉन ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बीटा ग्लाइकोसाइडेज लैक्टोज के ग्लूकोज व ग्लूकोज के विघटन में कार्य करता है। ठीक है, तो जो बीटा ग्लाइकोसाइडेज है यह क्या करता है, तो यह लैक्टोज के ग्लूकोज और ग्लाइकोजन के विघटन में कार्य करता है। ठीक है, तो विघटन के लिए जरूरी है। परमीज लैक्टोज अणु के कोशिका में प्रवेश हेतु आवश्यक होता है, यानी परमीज रहेगा तभी लैक्टोज अणु कोशिका में प्रवेश करेगी। लैक्टोज प्रेरक की अनुपस्थिति में रेगुलेटर जीन एक दमनकारी प्रोटीन बनाता है। कौन? लैक्टोज प्रेरक की अनुपस्थिति में क्या होता है, जो रेगुलेटर जीन होता है ना, वह एक दमनकारी प्रोटीन बनाता है। यह प्रमोटर से जुड़कर जीन के अनुलेखन को रोकता है, अर्थात लैक अपहरण बंद कर देता है। ठीक है, ये तो बेसिक जानकारी। अब आ जाते हैं माध्यम में। माध्यम में लैक्टोज डालने पर, माध्यम में लैक्टोज प्रेरक के उपस्थिति होने पर प्रमोटर कोशिका में प्रवेश करके रेगुलेटर जीन से उत्पन्न दमनकारी से बंध कर जटिल यौगिक बनाता है, जिसके कारण दमनकारी ऑपरेटर से बंधित नहीं हो पाता है और ऑपरेटर स्वतंत्र रहता है, यानी ऑपरेटर अब फ्री है। यह आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर जीन के समारंभ स्थल से बंधित होने के लिए प्रेरित करता है, जिसके फलस्वरूप पॉलीसिस्ट्रॉनिक लैक mRNA का अनुलेखन होता है। यह लैक्टोज अपचयन के लिए आवश्यक 3 एंजाइमों को कोडित करता है। इस क्रिया को एंजाइम उत्प्रेरण कहते हैं। उत्प्रेरण या प्रेरण का उदाहरण होता है कौन? ये। इसे लैक्टोज प्रेरक का कार्य करता है। यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से आप देखिएगा, यहाँ पे चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है कि क्या होता है जब रिप्रेसर आरएनए, ये रिप्रेसर mRNA रिप्रेशन का स्राव करता है, रिप्रेसर का कूटलेखन करता है, तो रिप्रेसर जाकर के यहाँ पे प्रमोटर से बंध जाता है, इसलिए यह लैक का अपहरण बंद रहता है। लेकिन जब इसमें इंड्यूसर जाकर के ऐड हो जाता है तो ये क्या होता है, रिप्रेसर इनएक्टिव हो जाता है, यानी कार्य करना बंद हो जाता है, इसलिए यह यहाँ पे नहीं बंध पाता है, जिसके कारण यह लैक अपहरण चालू रहता है। प्रश्न संख्या है 11। निम्न के कार्यों का वर्णन एक या दो पंक्ति में करना है। एक या दो पंक्ति में करना है बस। सबसे पहले बताना है उनायक यानी प्रमोटर क्या होता है, दूसरा बात अंतरण आरएनए या फिर टीआरएनए क्या होता है, और है एक्सॉन क्या होता है। तो उन्नायक यानी प्रमोटर, यह डीएनए के कुछ अनुक्रम होते हैं जिसमें आरएनए पॉलीमरेज बंधित होता है। यह संरचनात्मक जीन के अनुलेखन का प्रारंभन करता है और 5' की दिशा की ओर संरचनात्मक जीन से पहले स्थित हो जाता है। अब इसमें ना यहाँ पे मैंने टीआरएनए के बारे में ऊपर बताया है, तो इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। अब सीधे आ जाते हैं हम लोग एक्सॉन पे। एक्सॉन सुकेंद्रीय कोशिकाओं में संकेत सूचनाएं डीएनए के खंडों में बटी होती है। एक्सॉन विखंडित जीन के असतत कोडिंग भाग हैं। इन कोडिंग भागों को एक्सॉन कहता है। तो जो कोडिंग भाग होता है उसे एक्सॉन कहते हैं। इन खंडों के बीच बीच में अकोडिड डीएनए होते हैं, इन्हें इंट्रॉन्स कहते हैं। एक्सॉन mRNA अणुओं के संश्लेषण में सहायक होता है। ठीक है, तो एक्सॉन्स क्या होते हैं, mRNA अणुओं के संश्लेषण में सहायक होते हैं। और एक्सॉन क्या कहलाएंगे, तो जो सूचनाएं होती है वो डीएनए के खंडों में बटी होती है, और उन खंडों में जो कोडित भाग हैं, जो कोडिंग करने वाले भाग हैं, उन्हें एक्सॉन कहते हैं, और जो कोडिंग करने वाले नहीं होते हैं उन्हें इंट्रॉन्स कहते हैं। चलिए अब जानते हैं प्रश्न संख्या 12। मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना क्यों कहा गया है? आंसर जानते हैं। मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना इसलिए कहा गया है, उसके कारण निम्नलिखित है। पहला, यह यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी व नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ द्वारा प्रायोजित एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना थी, जिसमें अनेक देशों के वैज्ञानिकों को मिलकर कार्य किया। ठीक है, यानी इसमें मल्टीनेशनल लेवल पे कार्य हुआ। दूसरा, मानव जीनोम के 3×10⁹ क्षार युग्मों को ज्ञात करना एक बहुत बड़ी चुनौती का कार्य था। तीसरा, यह एक दीर्घावधि परियोजना थी। यह परियोजना 1990 से प्रारंभ होकर 2003 में पूरी हो गई। हालांकि इससे जितना उम्मीद किया गया था उससे पहले ही ये परियोजना शुरू हो गई थी, खत्म हो गई थी मात्र 13 साल में। इस पर होने वाला
अनुमानित व्यय 9 बिलियन डॉलर था, जो किसी योजना को महापरियोजना बना देता है या फिर महायोजना बना देता है। यानी 9 बिलियन डॉलर अपने आप में बहुत बड़ी राशि होती है, जो इस परियोजना पर खर्च किया गया। कब? 1990 ईस्वी से 2003 के बीच में। इस कार्य को अगर पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो 1000 पृष्ठ वाली 3300 पुस्तकों की आवश्यकता होगी, जिसके हर पेज पर 100 अक्षर क्षार युग्म हो। ठीक है। अगला, इसे प्राप्त विशाल आंकड़ों के संग्रह, पुनर्प्राप्ति और विश्लेषण हेतु हाई स्पीड कंप्यूटरों की आवश्यकता पड़ी। इन्हीं कारणों से मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना कहा गया। प्रश्न संख्या 13 है, डीएनए उंगली छापी क्या है, यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक को सर्वप्रथम एलेक जेफरी ने इंग्लैंड में विकसित किया था। इसकी सहायता से विभिन्न व्यक्तियों एवं जीवधारियों के मूल आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के विभिन्नताओं को देखा जा सकता है। ठीक है, यानी इसके द्वारा किसी के भी डीएनए की जांच की जा सकती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सिद्धांत, यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आनुवंशिक बहुरूपता जो व्यक्तियों में VNTR यानी वेरिएबल नंबर्स ऑफ टेंडम रिपीट्स के रूप में प्रदर्शित होती हैं का विश्लेषण ही इस तकनीक का आधार है। VNTR जीनोम का वह स्थल है जहां न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम एक के बाद एक क्रम को दोहराया जाता है। जीवधारी की प्रजाति के सभी सदस्यों में डीएनए प्रारूप भिन्न होते हैं। यही कारण है कि समरूपी जुड़वा बच्चों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का फिंगरप्रिंट एक दूसरे से मेल नहीं करता। तो जो समरूप जुड़वा बच्चे होते हैं ना, उन्हीं का डीएनए एक दूसरे से मैच कर सकता है, बाकी किसी का डीएनए मैच नहीं करता। प्रत्येक जीवधारी की सभी कोशिकाओं में एक जैसा डीएनए पाया जाता है। ठीक है, जो प्रत्येक जीवधारी है ना, उनके सभी कोशिकाओं में एक जैसा डीएनए पाया जाता है। डीएनए के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा अंतर है कि भले ही एक व्यक्ति के सभी कोशिकाओं में एक ही तरह के डीएनए होंगे, लेकिन दो अलग अलग व्यक्तियों में दो अलग अलग प्रकार का डीएनए पाया जाता है। ठीक है, यह स्पष्ट हो गया होगा। डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग द्वारा डीएनए की उस क्षेत्रों की पहचान की जाती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के में किसी मात्रा में भिन्नता दर्शाते हैं। डीएनए के इन्हीं क्षेत्रों के कारण शरीर की विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। इन विभिन्नता दर्शाने वाले सैटेलाइट डीएनए को प्रोब की भांति प्रयोग करते हैं। यानी प्रोब मतलब क्या होता है? परीक्षण करने वाली सप्लाई। इनमें काफी बहुरूपता होती है। जो सैटेलाइट डीएनए होता है उसमें काफी बहुरूपता होती है। एक्सरे फिल्म पर एक पट्टिकाओं के क्रम के रूप में प्राप्त करके उनकी स्थिति, विशिष्टता और पहचान कर सकते हैं। किसी एक व्यक्ति के डीएनए के क्रम पट्टियों के रूप में अनिवार्य रूप से विशिष्ट होते हैं। समरूप जुड़वा के डीएनए पुनर्रूपण समरूप हो सकता है। तो क्या करते हैं, जो डीएनए का अनुक्रम होता है उसको एक्सरे फिल्म पर रख करके उनसे पट्टिकाएं प्राप्त की जाती है। वो सभी व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार के पट्टिकाएं यानी बैंड्स यानी अलग अलग प्रकार के लाइंस प्राप्त होता है। उसी के आधार पर पहचान की जाती है कि कौन व्यक्ति एक जैसा है और कौन व्यक्ति एक जैसा नहीं है। और जो समरूप जुड़वा बच्चे होते हैं ना, उनके डीएनए दो समरूप जुड़वा बच्चों का डीएनए सेम हो सकता है। इन पट्टियों का परिचित्र इलेक्ट्रोफोरेसिस, सदर्न ब्लॉटिंग तथा रेडियो एक्टिव पदार्थ की सहायता से किया जाता है। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में क्षारों की मात्रा विलोमानुपाती ढंग से दूरियां तय करती है, जो कि बैंड्स या पट्टिकाओं के रूप में दृष्टिगोचर होती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के विभिन्न ऊतकों खून, बाल, पुट्टक, त्वचा, अस्थि, लार, शुक्राणु इत्यादि से प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए जो ऊतक चाहिए वो कहीं से शरीर के किसी भी अंग से प्राप्त किया जा सकता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग अपराध मामलों जैसे खूनी बलात्कारी को पहचानने, पितृत्व के झगड़ों में पारिवारिक संबंधों को ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। सबसे पहला है अनुलेखन। ठीक है, अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन। चलिए जानते हैं। डीएनए अणुओं से आरएनए के निर्माण की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं। प्रत्येक जीन या सिस्ट्रॉन की शुरू में
प्रोमोटर स्थल तथा अंत में समापन स्थल होता है। अंतः mRNA के संश्लेषण प्रोटीन प्रोमोटर स्थल के समीप स्थित प्रारंभन स्थल से शुरू होता है और समापन स्थल पर समाप्त होता है। बस इसमें इतना याद रखना है। फिर दूसरा है बहुरूपता यानी पोलीमॉर्फिज्म। जनन कोशिकाओं में उत्परिवर्तन आनुवंशिक होता है। विकल्पी अनुक्रम विभिन्नता जिससे सामान्यतः डीएनए बहुरूपता कहते हैं, मानव जनसंख्या में 0.01 से अधिक आवृत्ति में एक विस्थल में असंगत मिलने से होती है। यदि एक वंशागत उत्परिवर्तन जनसंख्या में उच्च आवृत्ति में मिलता है तो इसे डीएनए बहुरूपता कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक याद रखिएगा। इसमें अगला है स्थानांतरण। प्रोटीन संश्लेषण के समय विभिन्न अमीनो अम्लों के अणु निश्चित संख्या में एक निश्चित क्रम में विन्यासित होते हैं। डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में अमीनो अम्ल के अनुक्रम को निर्धारित करता है। एमआरएनए में स्थित आनुवंशिक कोड ज्योतिरिक कोड होता है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अमीनो अम्लों को कोडित करता है। एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के अनुक्रमों को एमिनो अम्लों की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के बदलने की क्रिया को स्थानांतरण या फिर अनुवादन या फिर ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है,